Jai Hind, all aspirants. Welcome to Defense Guru. Now, we have started a series which will be of extreme help for you people for the upcoming NDA, CDS, and CAPF AC examination. Now, in this series, this is the first lecture, and in this lecture, हम लोग पॉलिटी को रिवाइज करने वाले हैं. उसके पहले मैं आपको बता दूं इस लेक्चर से आपको क्या क्या मिलने वाला है. इस लेक्चर में हम सन 2023 के जितने भी एग्जाम्स हुए भारत में, तो लेट इट बी बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस और एनी अदर एग्जाम विच वी गेट, उसमें से हमें आपके एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस और उस सारे क्वेश्चंस को वी आर गोइंग टू रिवाइज विच इज गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसके पहले लेट अस सी अबाउट मी कि मैं कौन हूँ. तो माय नेम इज श्रेयस. आई हैव क्लियर्ड सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ एसी रिटन एग्जामिनेशंस मल्टीपल टाइम्स. सीडीएस मैंने 4 बार क्लियर किया है, एफकैट 2 बार एंड सीएपीएफ एसी आई हैव क्लियर्ड 2 times. नाउ इफ वी टॉक अबाउट माय स्कोर, so I have a good command over the objective English. So if you see, I have scored 80 plus in CDS English and I have scored it twice. I have scored 105 in CPF AC paper 2 which was held in the year 2022. साथ ही मैं जीएस तकरीबन 1.5-2 साल से पढ़ा रहा हूँ फॉर एनडीए, सीडीएस एंड एफकैट पीपल. Along with that, I have also cleared Maharashtra PCS prelims twice. I have cleared it. I have also appeared for its mains twice. Just by a few marks, I missed my interview call. Same goes for my engineering prelims. I appeared for mains. I also appeared for forest prelims. I cleared the forest prelims. I appeared for forest mains, but by few marks, my interview call couldn't come. So I'm going to use all my expertise which I've gained in these 2 years of my teaching as well as my 1.5 years of preparation to help you guys clear your defense exams. तो सबसे पहले मैं आपको I'll just tell you guys that do join our Telegram channel. In this Telegram channel, you will find the link. We'll pin the link in the description box. In this Telegram channel, I have covered 500 MCQs, 500 plus MCQs of all the subjects, including your SST, your science, your English, your mathematics for NDA people, and I've also included current affairs in that. पिछले बार का जो एनडीए सीडीएस एग्जाम हुआ था काफी ज्यादा करंट अफेयर्स जो थे वी हैड ऑलरेडी कवर्ड जो उसमें आए थे. तो इस बार ऑल्सो आई वुड लाइक यू पीपल टू विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड दी दिस थिंग फ्रॉम इट एंड प्रैक्टिस इट. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बिहार पीसीएस. 2023 की बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था. अभी इस क्वेश्चन में इफ यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, द कंसेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेवल 1 का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जो डीपीएसपी है वो हमने कहाँ से बोरो किया. तो आप सभी को पता होगा डीपीएसपी दे आर एनश्राइंड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दे कवर आर्टिकल्स 36 टू 51. डीपीएसपी में आपको पता होगा डीपीएसपी का जो भी कॉन्सेप्ट है ये हमने आयरलैंड से बोरो किया है और आयरलैंड ने इसे स्पेन से बोरो किया था. दूसरी चीज डीपीएसपी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नोबेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. देन डीपीएसपी के बारे में बात करें तो देर इज वन सच डीपीएसपी जो हाल फिलहाल में काफी न्यूज में है, दैट इज आर्टिकल 44. आपको पता होगा ये यूसीसी के बारे में बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड. द नेक्स्ट थिंग अबाउट डीपीएसपी विच दे कैन आस्क इज, तो इसका आंसर आयरलैंड है, पहले मैं वो बता दूं. डीपीएस के बारे में दूसरी चीज दे कैन आस्क इन द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट्स. वो दे सकते हैं कि डीपीएसपी हमने बोरो किया है आयरलैंड से. दूसरी चीज दे कैन से that the Constitution of India has classified DPSP into 3 types, that is liberal, socialistic and Gandhian. But you should know that Constitution has not classified. It is we or it is the political scientists जिन्होंने इसको classify किया है, right? Okay. तो डीपीएसपी एक बार जाके देख लेना. 44 आर्टिकल. दूसरी चीज आर्टिकल 50 काफी बार पूछा गया है, दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्किम became a full-fledged state of the Union of India in, यानी सिक्किम भारत में एक स्टेट के रूप में कब शामिल हुआ. आपको पता होगा ये क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो उसके लिए अलग अलग कमिटीज है जो रखी गई थी. तो सबसे पहले वी हैव दी एस के धार कमिटी, देन वी हैव दी जेवीपी कमिटी, राइट. उसके बाद हमारे पास आता है फाजल अली कमीशन, जिसे आप लोग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं, जिसको 1953 में गठित किया गया था. 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था और उसके मुताबिक 7th अमेंडमेंट एक्ट करवाया गया था हमारे संविधान में इन द ईयर 1956. एंड योर स्टेट्स वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो
अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम भारत का स्टेट कब बना। तो आपको पता होगा कि पहले सिक्किम भारत का एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट होता था। देन वी हैड दी 35th अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बना। उसके बाद 36th अमेंडमेंट एक्ट हुई इन द ईयर 1975 और उसके तहत सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा 1975। इफ यू नोटिस, इस पर्टिकुलर इवेंट को अभी 50 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। ऑलराइट, ओके, देन नेक्स्ट, from which country the Indian Constitution has taken the reference for the idea of fundamental rights? Now, very easy, I know, आपको काफ़ी easy लग रहा होगा ये। बिहार पीसीएस में ये पूछा गया है और ये काफ़ी easy क्वेश्चन था इस समय। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो हमारे संविधान में ये हमने बोरो किया है यूएसए से, राइट, यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल्स कवर होता है 12 to 35। आर्टिकल 12 इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। When we talk about fundamental rights, originally in our constitution there were 7 types of fundamental rights. अभी आपको पता होगा अभी 6 है। जो right to property थी उसको delete किया गया। by which amendment? 44th amendment। कब हुई थी ये? 1978 में। अब इसको कहाँ पे रखा गया है? पार्ट 12 में। कहाँ पे? आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। So this, what is the status of right to property at present? It is only a legal, or you can say it is a constitutional right, but it is not a fundamental right. इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी हम थोड़ा फंडामेंटल राइट्स के बारे में इन डिटेल हम चर्चा करेंगे ताकि आपका ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जितने भी आर्टिकल से दे कम अंडर इक्वालिटी। 19 to 22 come under what? Freedom. Then we have 23, 24 against exploitation. 25 to 28 religion. 29, 30 कल्चरल एजुकेशनल राइट्स या माइनॉरिटी बोल लो। देन 31 होता था पहले, अभी नहीं है। देन वी हैव 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो नंबर गिनो आप, 1 2 3 4 5 6, इसलिए अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चलो विल डिस्कस दिस। अनटचेबिलिटी को किस आर्टिकल से एबॉलिश किया गया है? आप सभी को पता है अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड बाय आर्टिकल 17। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा इक्वालिटी के जितने भी आर्टिकल से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। 15 is what? Prohibition of discrimination on the grounds of race, religion, caste, sex or place of birth. 16 is what? Equality of opportunity in matters of public employment. 17 is what? Abolition of untouchability. And 18 is what? Abolition of titles, right? Titles का भी abolition किया गया है। तो इस particular question का आंसर होगा 15, सॉरी 17। उसके बाद एक और चीज ध्यान में रखिए कि जो आर्टिकल 20 है एंड 22 है, इसके बारे में इन डिटेल पढ़ना। कॉन्स्टिट्यूशन से जो कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ है वो डाउनलोड करके रीड अबाउट 20 एंड 22। हाल फिलहाल में इनके बारे में डिटेल में क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड बढ़ गया है। वी आर गोइंग टू कवर इट इन आवर सब्सिक्वेंट सीरीज, बट फिर भी आई रेकमेंड यू टू रीड इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुडिशरी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, The authority to determine the number of judges in a high court rests with। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस है, अगर उसकी संख्या बढ़ानी है, जजेस की संख्या हमें सुप्रीम कोर्ट में बढ़ानी है, तो यू ऑल नो दैट दिस अथॉरिटी इज इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पासेस एन एक्ट एंड उस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई जाती है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के केस में इट इज नॉट द पार्लियामेंट और इट इज नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, बट ये अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट इज 65 ईयर्स। द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस 62 ईयर्स, बट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में ये 60 थी। इन द कमेंट सेक्शन यू आर गोइंग टू टेल मी कि 60 से 62 हुई, तो बाय विच अमेंडमेंट एक्ट दिस पर्टिकुलर चेंज वाज मेड। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाम सुनते ही, बेसिक नाम सुनते ही आपके मन में तुरंत ध्यान आया होगा कि इट इज द केशवानंदा भारती केस। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन 2023 में क्यों पूछा गया? बिकॉज आप सभी को पता होगा कि केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था 24 अप्रैल 73 को, राइट। एंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को अभी कितने साल हो चुके हैं? 50 ईयर्स। एंड आई वॉज रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस 24 अप्रैल 2023 का, उसमें काफी बड़ा आर्टिकल आया था और केशवानंदा भारती केस। आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि किसी ना किसी एग्जाम में भारत के दे विल आस्क क्वेश्चन अबाउट दिस केशवानंदा भारती केस। सो केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर। सो जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ इफ यू सी दिस इज द इलेक्शन ईयर, सो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे आर years of establishment. So if you are well versed with modern history, you know Communist Party of India was established in the year 1925. It was established by communist Manvendranath Roy. So if you just do Communist Party of India 1925, this event is going to complete 100 years. So you should know this. So B का 3 आप देखो एक ही जगह पर है, आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए तुरंत आ जाता है। आपको पता होगा आफ्टर दी 1962 वॉर कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हुई, CPIM 1964 में बनी। उसके बाद आपको पता होगा बहुजन समाज पार्टी जो यूपी में है, प्रेजेंस उसका काफ़ी ज़्यादा, वो बनी थी 84 में। एंड ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये बनी थी 1998 में। ये आपको पता होगा, दिस इज द पार्टी ऑफ ममता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट चैप्टर से आया है कि किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि द स्पीकर ऑफ द हाउस कैन अलाउ एनी मेंबर टू स्पीक इन हिज और हर मदर टंग। नाउ लुकिंग एट दी ऑप्शंस, आपको पता होगा कि एक ही आर्टिकल होगा जिसमें ये बात होगी, तो सबसे पहले तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हो डी। दूसरी चीज, ऑप्शन ए, वाई यू एलिमिनेट ऑप्शन ए, बिकॉज आर्टिकल 110 क्या है, इट टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स की डेफिनेशन की बात जो होती है वो आर्टिकल 110 में होती है। आपको पता होगा मनी बिल्स कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो इट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट। राज्य की बात करें तो राज्य में विधानसभा का स्पीकर ये डिसाइड करेगा। राज्य का आर्टिकल होता है मनी बिल का 199, एंड इफ यू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट इट इज 110। द नेक्स्ट थिंग इज, इफ वी सी आर्टिकल 122, ना 122 आपको ठीक है पता नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि 123 इसके आगे वाला ऑर्डिनेंस की बात होती है, ऑर्डिनेंस ऑफ दी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। राज्य में अगर ये पूछा है तो 213 इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। तो 122 जो होगा वो उसी के आसपास होगा। 122 जो है इसका इसमें ये लिखा गया है कि कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये भी उसका है नहीं। सो सिंपल सा है, दैट इज आर्टिकल 120। 120 आर्टिकल जो है इट टॉक्स अबाउट लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। आपको ये भी पता होगा एनडीए में ये क्वेश्चन आया था कि 79, 80 और 81 आर्टिकल के बारे में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर्टिकल्स। तो 79 आपको पता होगा, इट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट टू बी प्रिसाइज। एंड आपको पता होगा इन आर पार्लियामेंट वी हैव द प्रेसिडेंट, वी हैव लोक सभा एंड वी हैव राज्यसभा, दीज ऑल थ्री आर द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। 80 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा एंड 81 विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा। अभी ये इलेक्शन ईयर है, लोकसभा आपको ये आर्टिकल याद करके जाना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सी चीज ऐसी है जो पार्ट्स और इसका करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो आपको पता होगा यूटीज आर इन पार्ट 8, करेक्ट, तो ये सही मार्क है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10, ऑफिशियल लैंग्वेज 17, ट्रिब्यूनल्स या ट्राइब्यूनल्स बोलो, दे आर नॉट इन पार्ट 11, राइट, दे आर इन पार्ट 14A, एंड उनमें आर्टिकल्स कवर होता है 323A एंड 323B, राइट। सो इसका आंसर इजी है, ये उसका आंसर। यू इन द कमेंट सेक्शन यू आर गोइंग टू टेल मी कि ट्रिब्यूनल्स वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, राइट। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, constitutional bodies. Now, this particular question is asked from the bit of constitutional bodies. Now, you know, from exam point of view, constitutional bodies are of enormous importance. We talk about constitutional bodies. सबसे पहले मैं क्विकली आपको यहाँ पे रिवीजन करवा के देता हूँ। 324 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद ही करके जाओ। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चेंजेस हुए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपको पता होगा देयर कैन बी वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो ये कितनी कॉम्पोजिशन होगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये राष्ट्रपति जी के ऊपर छोड़ दिया है। तो अभी फिलहाल एट प्रेजेंट दी स्ट्रेंथ इज 1+2। आपको पता होगा इसमें हाल में ही अमेंडमेंट हुआ है 2023 में, पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया, उसके तहत एक हाई पार्ट कमेटी बैठती है एंड इस कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, राइट। एंड दीज 3 members recommend the name for the appointment of election commissioners and chief election commissioner to the president of India। तो इस 3 में कौन कौन होता है, इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसमें आपके लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर होते हैं एंड इसमें आपके एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो इसमें हाल फिलहाल में चेंज हुआ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 315 टॉक्स अबाउट यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस। 312 आपको पता होगा, इट टॉक्स अबाउट दी ऑल इंडिया सर्विसेज।
देन 280 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम 280 टॉक्स अबाउट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल में 16 फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुआ है। आपको पता होगा 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है श्री अरविंद पानगरिया, राइट। गो टू अ टेलीग्राम चैनल, इसमें वी आर गोइंग टू शेयर वन पीपीटी इन द कमिंग फ्यू डेज, जिसमें सारे के सारे करंट अफेयर्स वी आर गोइंग टू कवर। और ये सारे करंट अफेयर्स जो आपके पिछले सितंबर से लेके, दैट इज सितंबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक है, इसमें वी हैव इंक्लूडेड दिस कि श्री अरविंद पानगरिया जो नीति आयोग के पहले वाइस चेयरपर्सन थे, वो अभी आपके फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन के आपके हेड बन गए हैं। फाइनेंस कमीशन आपको पता होगा, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन का काम होता है टू रेकमेंड द वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस स्टेट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स। देन द नेक्स्ट article we are talking about is article 338. 338 talks about national commission for scheduled castes. अगर इसमें 338 बोल दूं तो you will make it national commission for scheduled tribes. अगर मैं इसमें 338 बी बोल दूं तो you will talk about national commission for backward classes या OBCs, राइट। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए, आर्टिकल 76 टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल। अगर स्टेट में एडवोकेट जनरल पूछा है तो 165। अगर हम लोग कैग की बात करें सीएजी की तो इट इज 148, राइट। चलो, सो इफ यू सॉल्व दिस आपको आंसर मिल जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे स्टार्टिंग चैप्टर होता है। whenever you learn polity, the first thing you learn is the making of the constitution, and इसमें you learn about the constituent assembly. Now what they have asked, they have given you 4 events and they have asked you to arrange it in chronological order. तो सबसे पहले पढ़ते हैं। तो लेट अस सी ड्राफ्टिंग कमेटी। आप सभी को पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी है। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है 29 अगस्त 1947 में, राइट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इंक्लूडिंग चेयरमैन? 7 मेंबर्स, राइट। तो ये है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। नाउ इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 26 नवंबर है या 26 जनवरी है। तो आई जस्ट से वन थिंग कि जस्ट रीड आवर प्रीएम्बल एंड मेमोराइज इट। So if you see in our preamble, what are the last few lines? In our Constituent Assembly, on this 26th day of November 1949, do we hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution? तो ये सब कब हुआ है? 26 नवंबर 49 को हुआ है, राइट। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट की डेट पूछी जाए तो वो हुआ है 26 जनवरी 1950। सो दिस हैपेंड इन द ईयर 1950 एंड ऑब्वियसली द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट, आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा पहली बार मिली। तो इससे कुछ और फैक्ट्स आपको यहाँ पे आपको मैं कवर करवाता हूँ। जैसे आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, राइट। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, सर पैथिक लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्सन। पैथिक लॉरेंस वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमीशन। इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि 389 मेंबर्स की एक बॉडी बने बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन ये 299 के ऊपर आया। आउट ऑफ 389 आपको पता होगा 296 वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। Out of 296, 292 were drawn from the governor provinces and 4 from chief commissioner provinces, जिसमें आपको पता होगा ABCD, ये हमारे कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे ABCD। कौन से? अजमेर मारवाड़, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग एंड दिल्ली, राइट। 93 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। आफ्टर पार्टीशन 299 में से 229 वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 70 वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो 9 दिसंबर को पहली बार मिलती है। 9 दिसंबर को जब पहली बार मिलती है तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा was elected as the temporary president or provisional president of the assembly, और आपको पता होगा उनका नाम सजेस्ट किया था आचार्य जेपी कृपलानी ने। इन द कमेंट सेक्शन यू आर गोइंग टू टेल मी कि ये हमने जब किया था तो किस देश की प्रैक्टिस वी हैड फॉलोड, राइट। दूसरी चीज आपको ये भी पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 2 वाइस प्रेसिडेंट्स। एक वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी एंड दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी, राइट। वी.टी. कृष्णमाचारी एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे टी.टी. कृष्णमाचारी। ऑल्सो वन थिंग दैट टेम्पररी प्रेसिडेंट तो हमें पता है कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को इलेक्ट किया गया था, बट हु वाज द टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली? तो इसका आंसर है फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी जो थे ये टेम्पररी वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। पता होना चाहिए, ही रिप्रेजेंटेड एंग्लो इंडियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ नॉट देयर इन योर नोट्स प्लीज ऐड इट इन योर नोट्स, इन द इयर्स टू कम दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड, ऑलराइट। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is the first women speaker of लोक सभा? ना आपको पता होगा लोकसभा में अभी तक दिस वीडियो has been recorded in 2024, अभी तक 2 फीमेल स्पीकर्स हो चुके हैं।
पहली फीमेल स्पीकर थी मीरा कुमारी जी। इनका जो था 15th लोकसभा, 15th लोकसभा की ये स्पीकर थी। 15th लोकसभा आपको पता होगा 2009 टू 2014 सेकेंड यूपीए गवर्नमेंट। अगर हम लोग प्रतिभा पाटिल की बात करें तो शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुषमा स्वराज जी आपको पता होगा, एक्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 16th लोकसभा आपको पता होगा, 16th लोकसभा जिसका टाइम पीरियड था 2014 से लेके 2019। इस 16th लोकसभा की स्पीकर थी सुमित्रा महाजन जी। एंड अभी जो 17th लोकसभा है, ओम बिरला जी इज द स्पीकर ऑफ द 17th लोकसभा। अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं वो किस लोकसभा के लिए चल रहे हैं? दे आर गोइंग फॉर द 18th लोकसभा, राइट? 18th लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल्स। शेड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। शेड्यूल्स, इसमें से कौन सा शेड्यूल जो है वो गलत मैच किया गया है? आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिलहाल एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे? ओरिजिनली वी हैड 8 शेड्यूल्स। बाकी के सारे शेड्यूल्स बाद में ऐड किए गए। अगर हम बात करें संविधान में, थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन। यस, फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन किया है? भारत का राज्य क्षेत्र। सेकंड में द सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर्स। एथ में लैंग्वेजेस है। नाइन्थ में एलोकेशन ऑफ सीट्स नहीं, नाइन्थ में एलोकेशन ऑफ सीट्स नहीं। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा किस में है? फोर्थ शेड्यूल में है, राइट? सबसे ज्यादा यूपी को जाता है, 31 सीट्स फॉर यूपी। अगर हम 10th शेड्यूल की बात करें तो यस, डिफेक्शन की बात होती है उसमें। तो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ इसमें देयर इज दिस शेड्यूल जो हाल फिलहाल में काफी न्यूज में है, आपको पता होगा, दैट इज द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल, you all might have seen the videos of सोनम वांगचुक जो अभी फिलहाल लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो 6th शेड्यूल की बात करें तो 6th शेड्यूल में आपको पता होगा एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ विच एरियाज? ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज की बात होती है 6th शेड्यूल में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या याद रखोगे? 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स है? तो वो स्टेट्स है तामेमी, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय एंड मिजोरम। त्रिपुरा, आसाम, मेघालय एंड मिजोरम। तो लद्दाख जो है, लद्दाख इज ऑल्सो डिमांडिंग कि उनको भी इन 6th शेड्यूल इनकॉर्पोरेट किया जाए, राइट? सो ये है। 10th शेड्यूल की बात करें तो इफ यू आर फॉलोइंग द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र यू विल नो कि 10th शेड्यूल काफी न्यूज में आया पिछले 1.5-2 साल से। 10th शेड्यूल आपको पता होगा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुई थी, उस समय 10th शेड्यूल डाला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है। फाइनेंस कमीशन अभी 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 जस्ट रिवाइज किया हमने, तो 100 रिवाइज करेंगे, क्या सही है वो पूछा है। तो फाइनेंस कमीशन की बात करें, आर्टिकल इज व्हाट? 280। 280 is the article of finance commission. After every 5 years the president of India constitutes the finance commission. अभी फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 1+4 मेंबर्स होते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन में। 1 इज द चेयरमैन एंड द अदर 4 आर द मेंबर्स। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते प्रेसिडेंट, तो ये अपना रिपोर्ट भी किसको सबमिट करेंगे? दे विल सबमिट द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वी टॉक अबाउट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन याद रखना केसी न्यूगी। दे कैन आस्क इन मैच द फॉलोइंग, पर्टिकुलरली CAPF या CDS में ये पूछ सकते हैं, एनडीए में कम चांसेस है। सेकेंड फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे के संतनाम। के संतनाम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त देता हूँ आपको। के संतनाम की कमिटी एक बेटी थी 1962 में। इस कमिटी ने रिकमेंड किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो 1964 में इंडिया में बना था, एंड इन द ईयर 2003 इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। के संतनाम was also a member of the expert committee of the Congress, ओके, एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस जो जुलाई 1946 में बनी थी। जुलाई 1946 में एक एक्सपर्ट कमिटी बैठी थी कांग्रेस के, एक उसका एक मेंबर भी ये थे, एंड दिस कमिटी वाज फॉर्म्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी असेंबली थी उसके तहत कांग्रेस की एक एक्सपर्ट कमिटी बैठी थी जुलाई 1946 में। ओके, तो इफ यू टॉक, ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स, एंड नीति आयोग को नहीं, ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? नाउ थोड़ी देर पहले व्हेन वी वर डूइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मैंने आपको रिवाइज करवाया था अटॉर्नी जनरल। इनका आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल 76, एंड इफ वी टॉक अबाउट एडवोकेट जनरल, इनका आर्टिकल होता है 165। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट ऑफिसर इन कंट्री, मतलब भारत के सर्वोच्च लॉ ऑफिसर होते हैं, वेयरएज एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इनको अपॉइंट करते हैं देश के राष्ट्रपति, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वेयरएज एडवोकेट जनरल इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर। Respective governor of the state appoints the advocate general. Attorney general should be qualified to become a judge of the Supreme Court. मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की पात्रता इनमें होनी चाहिए, whereas advocate general should be qualified to be a judge of high court, right?
देर इज नो एज ऑफ रिटायरमेंट फिक्स्ड फॉर द अटॉर्नी जनरल, नो एज ऑफ रिटायरमेंट फिक्स्ड फॉर द एडवोकेट जनरल एज वेल। मतलब इनकी रिटायरमेंट एज नहीं होती है। दे होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब अटॉर्नी जनरल जब तक राष्ट्रपति जी को लगे तब तक उनको वो ऑफिस में रखते हैं, एंड एडवोकेट जनरल जब तक गवर्नर का प्लेजर वो एंजॉय करते हैं तब तक ही विल बी इन हिज ऑन हिज पोजीशन। एक चीज याद रखना, कन्वेंशन इज बीन फॉलोड कि जब भी एग्जिस्टिंग सरकार रिजाइन करती है, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल दे रिजाइन बिकॉज दे आर अपॉइंटेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो अटॉर्नी जनरल की बात करें, एट प्रेजेंट इंडिया के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। इसके पहले आपको पता होगा श्री के की वेणुगोपाल, ही वाज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑल्सो रिमेंबर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द फुल कैटेगरी गवर्नमेंट सर्वेंट या एम्प्लॉय, एंड ही इज ऑल्सो नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस भी वो कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट एक सही है, स्टेटमेंट दूसरा गलत है, बिकॉज हमने अभी देखा कि उनको निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की मतलब प्रोसीजर नहीं होती है, उनको निकाला जा सकता है, नॉर्मल तरीके से निकाला जा सकता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल की बात करें तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट दैट। ठीक है, किसी एग्जाम में था इसलिए मुझे ये आर्टिकल इन डिटेल याद है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की पावर्स के बारे में क्या गलत है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्राम सभा आपको पता होगा हमारे संविधान में पार्ट 9 टॉक्स अबाउट पंचायत एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1992। आर्टिकल्स कवर 243 टू 243 ओ। ऑल्सो देर इज शेड्यूल 11 हमारे संविधान में, जो 11वां शेड्यूल है, इट टॉक्स अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायत। आर्टिकल है 243 जी, एंड 29 फंक्शंस पंचायत के उसमें दिए गए हैं। अभी क्या गलत है ग्राम सभा के बारे में पूछा गया है। इट हैज़ द पावर्स एंड फंक्शंस वगैरह वगैरह, मतलब जो काम की विधानसभा राज्य में करते हैं वही काम गांव में वो करते, सही है। इसके पावर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिटरमाइन किया जाते हैं। ये एक विलेज असेंबली है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड। हाँ, ग्राम सभा एक्चुअली क्या होता है, जितने भी 18+ के व्यक्ति है उस गांव में जिनका नाम इलेक्ट्रल रोल में है, वो सारे आपके ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। तो इसमें गलत स्टेटमेंट पूछा है तो बी गलत है, बिकॉज उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करता है, उसके पावर डिटरमाइन करता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव मोर पावर्स टू द ग्राम सभा एज वेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आ चुका है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, पंचायत में जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसको कौन करवाता है? सिंपल, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है, इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखें। आस्क इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज इसका आर्टिकल है 324। एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनका आर्टिकल, दो आर्टिकल्स है। अगर हम पंचायत की बात करें तो 243 के है, एंड एज फार एज आई रिमेंबर फॉर अर्बन लोकल बॉडी ZA है। ओके, तो ये जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके लिए इलेक्शन करवाता है? अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज, मतलब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स होते हैं उनके लिए ये इलेक्शंस करवाता है। वेयर इज भारत का निर्वाचन आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके लिए इलेक्शन करवाते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, राइट। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके लिए करवाता है? पंचायत के लिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वापस से क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? हु अपॉइंट्स हिम? प्रेसिडेंट। तो अपना रेजिग्नेशन भी किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। इनकी एज ऑफ रिटायरमेंट क्या होती है? 65 ईयर्स ऑफ एज, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, which of the following principle is a part of both DPSP and fundamental duties? कौन सा ऐसा चीज है जो आपके DPSP का भी पार्ट है एंड आपके फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पार्ट है? सी, मैं एक चीज हमेशा अपने छात्र को कहता हूँ, आई टेल यू पीपल ऑल्सो, दैट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट है, दैट इज पार्ट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4 DPSP एंड पार्ट 4A फंडामेंटल, सॉरी दिस इज फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको लर्न ही करना है। देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू लर्न इट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS CAPF, you have to learn it. So if we talk about ये 12 to 35, 36 to 51 and ये 51A, और there is a way to remember all the fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने का काफ़ी आसान तरीका है। टोटल आपको पता होगा हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इनिशियली हमारे पास 0 थे, राइट, 0 फंडामेंटल ड्यूटीज, J and then let us say K.
अभी इसमें से पूछा कि कौन सा दोनों का पार्ट है। अभी तक आपने आंसर वर्कआउट कर लिया होगा, इफ नॉट देन लेट मी हेल्प यू। यूसीसी आपको पता होगा डीपीएसपी में 44, बट फंडामेंटल ड्यूटीज में ये कौन सा भी आर्टिकल नहीं है, तो दिस इज नॉट द आंसर। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये 43A में है, तो ये भी किसी इसमें है नहीं। एनवायरमेंट की बात करें तो आर्टिकल 48 है हमारे डीपीएसपी में, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में 51A में सब सेक्शन जी में है ये। गार्डियंस टू ब्रॉड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ये है 45 में। बट इसका जो ये है आपके ये है 45 में जो है इट इज़ 0 to 6 और ये ओनर स्टेट पे दिया है। एंड गार्डियंस की जब बात आती है तो गार्डियंस वाला है आपके आर्टिकल 51A के में विच वॉज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भी आंसर नहीं है, बिकॉज गार्डियंस जब आता है तो वो ड्यूटीज में चला जाता है, डीपीएसपी में स्टेट आता है। करेक्ट आंसर इज 51A बी, बिकॉज यू नो हमारा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में जो ये आर्टिकल है जी, इसको याद कैसे रखा है मैंने, जी फॉर ग्रास, एंड ग्रास से आप फॉरेस्ट एनवायरनमेंट जा सकते हो। एच से मैंने याद रखा है ह्यूमैनिज्म, आई से मैंने अहिंसा याद रखी है विच मीन्स टू एब्जॉर्ब वायलेंस, जे में टू अचीव एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स, के वाली एजुकेशन के बारे में बात करता है। एफ इज फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर नाम की किताब है तो उससे कल्चर याद रखा है। देन ई से देर इज समथिंग विमेन प्रैक्टिसेस वगैरह। डी से टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। सी से मैंने सोवरेंटी याद रखा है, सी से सोवरेंटी याद रखा है। बी से भगत सिंह को याद रखा है तो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, एंड ए से टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह। तो ऐसे आप सारे यू कैन रिमेंबर इट, बिकॉज इन कमिंग ईयर्स दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस कि अरेंज द ड्यूटीज इन द ऑर्डर एज इन विच दे आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, लेट अस सी हमारे पास एक बोनस क्वेश्चन है या नहीं। यस, एक बोनस क्वेश्चन है हमारे पास। जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट आपको पता होगा आर्टिकल है 108। 108 आर्टिकल टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग। ये हमने कहाँ से बोरो किया, वी हैव बोरोड दिस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया, एक तो ये आर्टिकल बोरो किया है, प्लस वी हैव बोरोड कॉन्करेंट लिस्ट, प्लस वी हैव बोरोड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी है। तो ये तीन चीज हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया, तो पहला चीज गलत है, 109 इज नॉट अबाउट जॉइंट सिटिंग, इट इज 108। दूसरा चीज आपको ये पता होने चाहिए कि जॉइंट सिटिंग किस केस में बुलाया जाता है। इट इज ओनली इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई नहीं जाती है। थर्ड थिंग, जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, हु इज द वन हु एक्चुअली समन्स द जॉइंट सिटिंग, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चौथी चीज, अगर जॉइंट सिटिंग बुलाई तो उस केस में हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग, इट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं रहेंगे तो कौन प्रिसाइड करेंगे, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर वो भी नहीं रहेंगे तो द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन नो केस योर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग। अभी तक आपको पता होगा इंडिया में जॉइंट सिटिंग कितने बार हुई है, 3 बार। देयर हैव बीन 3 ओकेजन्स वेयर योर जॉइंट सिटिंग्स have been conducted in India। आप मुझे बताओगे the respective years in which the joint sittings took place। तो इसका आंसर है only 2। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था हमारी सीरीज में। इस वीडियो में हमने पॉलिटी के अराउंड 20 क्वेश्चंस किए हैं पॉलिटी। ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जैसे जैसे वी गेट टाइम वी आर गोइंग टू पुट सम मोर वीडियोस सो दैट यू नो यू विल रिवाइज इट। मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम चैनल में मैंने जैसे प्रीवियसली कहा है 500 प्लस मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, सॉल्व करिए, कुछ क्वेश्चंस आपके नोटबुक में ऐड करिए। धीरे धीरे वी विल गिव यू मोर सच क्वेश्चंस। हम लोग एक और 2-3 वीडियोस लाएंगे और जिसमें आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हम लोग करवा देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।